हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका फोर्थ चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि एनआईटी यूजीसी नेट के एग्जाम में कौन सा चैप्टर पूछा जाता है और कौन से मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और किस तरीके से आप इजी तरीके से एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं कि कैसे हम उसकी प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है आपका डिमांड। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिमांड क्या होता है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, लॉ के एजम्पशंस क्या होती हैं, कर्व किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, टाइप ऑफ डिमांड कितनी तरीके की होती है, इन सब के बारे में मतलब कि होल इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिमांड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मीनिंग ऑफ डिमांड। बेसिकली डिमांड का मतलब क्या होता है, अगर हम अपनी लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, एक आम इंसान की बात करें, तो वो लोग समझते हैं कि जिस चीज को हम खरीद लेते हैं, जो हम डिमांड करते हैं, जो हम मांगते हैं, वही आपकी क्या होती है, डिमांड होती है। बट एग्जैक्टली डिमांड वो नहीं होती। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो डिमांड बेसिकली वो क्वांटिटी होती है किसी भी कमोडिटी की, जो कि एक कंज्यूमर एबल होता है, मतलब कि उसको बाय करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है और साथ ही साथ विलिंगनेस होती है उसको खरीदने की। और कब होता है, एक वेरियस प्राइसेस में, जितने भी उसके अलग अलग प्राइसेस होते हैं और गिवन टाइम पीरियड में। मतलब कि अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात की जाए कि डिमांड क्या होती है, मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है, तो जितनी कमोडिटी एक कंज्यूमर, मतलब कि क्वांटिटी जितनी भी एक कमोडिटी है, एक कंज्यूमर एबल है खरीदने में, कैपेबल है खरीदने में, साथ ही साथ उसकी विलिंगनेस भी है उसको खरीदने में, तो वो क्या बन जाता है, आपका डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बनता है। लेकिन कब होगा, जब वेरियस प्राइसेस उसमें इंक्लूड होंगे और एक गिवन टाइम पीरियड उसके अंदर दिया जाएगा। इसमें कुछ टोटल 5 वर्ड्स आते हैं, मतलब की बात की जाएगा मीनिंग ऑफ डिमांड की, जब तक ये 5 शब्द आपके आपस में नहीं मिल जाते तब तक आपकी डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं और उसके बाद फिर से एक एग्जांपल के द्वारा समझते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वांट एंड डिजायर ऑफ अ कमोडिटी। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, पहला है आपका वांट, तो दूसरा क्या है आपका डिजायर। बेसिकली इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक तरीके से यूज करते हैं। वांट का मतलब होता है आपकी इच्छा है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। लेकिन डिजायर होती है आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब कि इसके बिना तो आप कोई चीज कर ही नहीं सकते, मतलब कि वो आपकी नीड बन चुकी है, आपको वो चीज चाहिए और आपकी जो लाइफ है, आपकी जो आगे प्रोसेसिंग है, वो इसके बिना नहीं चल सकती। तो ये क्या होती है, आपकी डिजायर। जब भी किसी कम्युनिटी की हमें वांट होती है या जब हमें उसकी डिजायर या फिर नीड होती है, तब आपकी डिमांड क्रिएट हो सकती है। दूसरी, जब आपके पास कैपेबिलिटी होती है बाय करने की, मतलब आपकी पॉकेट में इतने पैसे होने चाहिए कि आप उस कम्युनिटी को खरीद सके। फिर आता है आपका विलिंगनेस टू बाय, मतलब कि अब मान लीजिए आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी कैपेसिटी है, पर आपके अंदर इच्छा नहीं है या आप नहीं चाहते कि हम उस सामान को खरीदे। तो यहाँ पे जब विलिंगनेस प्रेजेंट नहीं होती है तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको खरीदने की अपने अंदर एक इच्छा भी रखनी होगी। इसके बाद आता है आपका गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम सूटेबल होना चाहिए, जैसे कि अगर हमें आइसक्रीम खानी है या हमें ठंडी चीजें खरीदनी है तो टाइम क्या होता है आपका, समर का, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे हीटर खरीदना है या विंटर के कपड़े खरीदने हैं तो मेरा टाइम क्या होगा, ऑफ कोर्स अब गर्मियों में तो हम गर्मियों में तो हम हीटर वगैरह खरीदेंगे नहीं, ब्लोअर वगैरह खरीदेंगे नहीं, उसकी हम खरीद कब करेंगे, जब आपका सर्दियों का मौसम होगा। तो ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसी टाइम पे उसकी डिमांड की जाती है। और फिर गिवन प्राइसेस, मतलब जो कीमतें दी गई हैं, जो कीमत मेंशन है, प्राइस मेंशन है, उसी प्राइस पे खरीदना ही क्या बन जाती है, आपकी डिमांड बनती है। जब तक हम इन सभी चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब जब तक ये सारी चीजें आपस में नहीं जुड़ती, तब तक आपकी डिमांड नहीं बनती, राइट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में और देखते हैं कि बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड क्या होते हैं, मतलब कि वो कौन कौन से ऐसे कारण हैं या वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड इफेक्ट होती है, मतलब या डिमांड तो बढ़ जाती है या डिमांड
कम हो सकती है। तो मेन फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आता है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये हम जानते हैं आपका कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस द मेन फैक्टर होता है उसकी डिमांड को चेंज करने के लिए। कैसे? सीधी सी बात है, अगर प्राइस हमारी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो प्राइस भी क्या करती है, डिमांड को चेंज करती रहती है। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड, मतलब कि अब कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित वस्तुएं, मतलब कि उनसे रिलेटेड गुड्स की अगर प्राइस में चेंजेस होता है तो हमारे रियल प्रोडक्ट की डिमांड में भी क्या देखा जाता है, चेंजेस देखा जाता है। इसमें दो तरह के गुड्स आते हैं। सबसे पहला आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री से याद कर सकते हैं हम, जो की चीज हमें कंप्लीट करती हो, मतलब कि जो चीज हमें कंप्लीट करती है वो कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जैसे कार को कंप्लीट करता है आपका पेट्रोल, ठीक है, तो ये क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि अगर एक चीज अवेलेबल नहीं होगी तो हम दूसरे का भी कंजम्पशन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है इनवर्स रिलेशनशिप, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की कीमत अभी चल रही है आपकी 70 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज अभी क्या चल रही है, आपकी पेट्रोल की कीमत चल रही है। अब क्या होता है आपका उस टाइम पे जो कंजम्पशन हो रही थी, मतलब कि जब जैसे प्राइस 70 थी आपके पेट्रोल की, ठीक है, उस टाइम पे नॉर्मल कंजम्पशन होता था। अब मान लीजिए इसकी कीमत हो जाती है 200 रुपए लीटर के हिसाब से, किसकी, पेट्रोल की, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका, जो लोग पहले कार परचेज करते थे, मतलब कि जो डिमांड हुआ करती थी किसकी, कार की, वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि अब लोग क्या कहेंगे कि भैया 200 रुपए लीटर तो पेट्रोल चल रहा है, इससे बेटर है कि हम क्या करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है जो हमें पेट्रोल में इन्वेस्ट करना पड़ता है वो हम कहाँ लगाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगाएंगे, हम पेट्रोल नहीं करेंगे, हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे। मतलब क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जैसे ही इंक्रीज हुई उसका इफेक्ट दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे कैसा पड़ा, इनवर्स पड़ा, मतलब कि वो क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब बात करते हैं हम आपका कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं आपके एक ऐसे गुड्स जो कि एक है तो ठीक है, नहीं तो हमारा काम तो दूसरे से भी चल जाएगा, जैसे कि माजा एंड फ्रूटी। ठीक है, अगर आप फ्रूटी कंज्यूम करते हो, किसी दिन दुकान वाला कहता है कि भैया फ्रूटी नहीं है माजा रखे, तो आप क्या करोगे, हाँ ठीक है दे दो। क्यों दे दो, क्योंकि उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, सेम सेटिस्फेक्शन है। जो सेटिस्फेक्शन मुझे फ्रूटी पी के मिलेगी वही सेटिस्फेक्शन मुझे क्या मिलेगी, माजा या स्लाइस पी के भी मिलेगी। ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनके बीच में क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होता है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि मान लीजिए अभी जो है 10 रुपए की आपको फ्रूटी मिलती है और 10 ही रुपए की हमें क्या मिलती है, स्लाइस मिलती है। ठीक है, इन केस फ्रूटी वाला कहता है कि मैं अब 20 रुपए लूंगा, मतलब फ्रूटी का प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए, लेकिन स्लाइस वाले ने अपने प्राइस को चेंज नहीं किया। इससे क्या होगा कि जो लोग फ्रूटी खरीदा करते थे वो लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम फ्रूटी नहीं खरीदेंगे, और ये क्या करेंगे, इसमें बाय करेंगे। मतलब कि अब क्या होगा, जो लोग फ्रूटी खरीदा करते थे उसको बंद कर देंगे क्योंकि 20 रुपए की मिल रही है, इससे बेटर है हम 10 रुपए की स्लाइस ले ले। तो ये क्या हुआ, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, यही बात इसमें आपकी मेनली बोली गई है कि एक की प्राइस अगर बढ़ती है, मतलब कि डायरेक्ट कैसे हुआ, आप देखो पहले हमने क्या किया, प्राइस ऑफ फ्रूटी ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसके इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ जो आपने स्लाइस ली थी वो क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो इस वजह से क्या हो गया, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, डेट मीन्स ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आपका लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। अब देखो, अगर किसी पर्सन की इनकम में इंक्रीज होता है तो उसकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले जो वो पैसा खर्च नहीं कर पाता था अब क्या हुआ, वो भी उसने खर्च करना शुरू कर दिया। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जो कि आपकी डिमांड को इफेक्ट डालता है। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर,
मतलब कि जो इंसान जो चीज खरीदना पसंद करता है हमेशा कितने भी प्राइस क्यों ना हो जाए वो उतने ही चीजें खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जो कि वुडलैंड के शूज पहनना या रेड चीफ के शूज पहनना पसंद करता है तो प्राइस कितना भी क्यों ना हो जाए कंज्यूमर वही खरीदना प्रेफर करता है। उसके बाद आती है आपकी टेक्नोलॉजी। ये भी क्या करती है आपके डिमांड को इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है जो कि क्या करती है 4G सिम बनाती है, ठीक है। हमारी कंपनी क्या कर रही है 4G सिम बना रही है। अब क्या हुआ टेक्नोलॉजी चेंज हुई और अब टाइम आ गया है आपका 5G का, ठीक है। तो क्या होगा अब कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये 5G वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें इनोवेशन हुआ और अब हमारे कस्टमर्स की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी इफेक्टेड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे टैक्सेशन लगा देती है, टैक्स वगैरह चार्ज ज्यादा कर देती है जिससे प्राइस हाई हो जाते हैं, ये भी आपके डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। तो हमने ये अभी देखा कि सारे फैक्टर्स क्या हैं आपके डिमांड को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं, डिमांड शेड्यूल होता क्या है। तो जो भी डाटा हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, टेबल के द्वारा हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और क्या दिखाने की कोशिश करते हैं बेसिकली रिलेशनशिप को दिखाते हैं। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में दिखाई जाती है आपकी, पहला तो दिखाई जाती है क्वांटिटी के बीच में, मतलब कि जितनी क्वांटिटी हम परचेज करते हैं किसी कमोडिटी की और कितनी कीमतों पे, मतलब कि प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने का काम एक टेबल के द्वारा जब किया जाता है उसी टेबल को हम क्या कहते हैं आपका डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मतलब कि एक टेबल इस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। एक तरफ आपके जो प्राइसेस हैं वो रखे जाते हैं, तो एक तरफ कितनी आप उस प्राइस में डिमांड करते हो वो रखा जाता है। इसी टेबल को हम क्या कहते हैं आपका डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब ये जो डिमांड शेड्यूल है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा कौन सा होता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं और आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। बात करें सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, तो इंडिविजुअल से मतलब से ही समझ में आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात की जा रही है, किसी एक चीज की बात की जा रही होगी। जब किसी टेबल में, किसी एक टेबल में हम डिफरेंट क्वांटिटी जो कि कंज्यूम की जा रही है किसके द्वारा, किसी एक पर्टिकुलर बायर के द्वारा। मतलब जब भी कोई एक पर्टिकुलर इंसान किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करता है डिफरेंट प्राइसेस में, वो क्या कहलाता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। मतलब कि टेबल में जो हम डिमांड दिखाते हैं वो डिमांड किसकी होती है, सिर्फ एक वन पर्टिकुलर बायर की वो डिमांड होती है, वो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स और बायर्स रहते हैं, मतलब कि जितने भी आपके बायर्स हैं, जब उन सबकी डिमांड को एक साथ करके, मतलब कि इन सबकी डिमांड को एक साथ करके जब हम एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं, तो यही टेबल आपकी क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाती है। मतलब कि अगर मैं बोलूं इंडिविजुअल में कि मैं कितना सामान खरीदना चाहूंगी, जब कोई सामान 10 रुपए का मुझे मिले या जब कोई सामान 5 रुपए का मुझे मिले, तो मैं कितना सामान खरीदना चाहूंगी, तो ये हो गई मेरी इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूं कि हमारे लखनऊ में कितने लोग सामान खरीदना चाहेंगे या दिल्ली में या पूरे इंडिया में इस कम्युनिटी को कितना कंजम्पशन किया जाता है, तो क्या कहलाता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली कहलाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसके बारे में, नेक्स्ट आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो फॉर्म किया जाता है वो कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम टेबल देखेंगे। तो टेबल में एक तरफ देखिए प्राइस दे रखी है 1 2 3 4 प्राइस है, तो दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांड, मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूं, जब कोई सामान 1 रुपए का मिलता था तो मैं 4 यूनिट खरीदती थी, 2 रुपए का मिलता था तो 3 यूनिट खरीदती थी, 3 रुपए का 2, 4 रुपए का 1। मतलब कि देखो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ये किसकी है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड है। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी मार्केट में 2 लोग रहते हैं, पूरे एरिया में 2 ही बायर्स हैं, ये एजम्पशन है आपकी। तो ए का तो हमने देख लिया कि 1 रुपए में वो 4 खरीदता था, बी कितने खरीदता था, 5 खरीदता था। उसके बाद 2 रुपए में ए 3 यूनिट खरीदता था, तो बी आपका 4 यूनिट। तो अब मार्केट डिमांड कैसे निकलती थी,
इन दोनों को टोटल करके हम क्या निकाल देंगे, मार्केट डिमांड, इट इज 9। मतलब कि 1 रुपए जब हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखी थी तो टोटल 9 यूनिट हमारी खरीदी जाती थी पूरे मार्केट में। जब 2 रुपए रखी गई तो 7 यूनिट खरीदी जाने लगी, जब 3 रुपए रखी गई तो 5 यूनिट खरीदी जाने लगी, और जब 4 रुपए रखी तो 3 यूनिट खरीदी जाने लगी। और कहाँ खरीदी जाने लगी, पूरी मार्केट में। मतलब ए एंड बी दो बायर्स हैं अगर, तो कितनी हो गई, पूरी मार्केट इनको ऐड करके निकाला जाता था। अब आता है आपका डिमांड कर्व। बेसिकली डिमांड कर्व क्या होता है, जो अभी हमने टेबल पढ़ी थी, मतलब जो हमने अभी टेबल देखी, जो डिमांड शेड्यूल देखा, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब कि बाय ग्राफ अगर हम उसकी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या बनता है, आपका डिमांड कर्व कहलाता है। ये डिमांड कर्व भी आपका दो तरीके से होता है, आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सीधी बात, अगर आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के ऊपर कर्व बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और मार्केट डिमांड शेड्यूल पे अगर बनाओगे तो मार्केट डिमांड कर्व वो फॉर्म करता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व दिखता कैसा है। अभी हमने बात की ए की, कैसे कर रहा था, 1 रुपए में वो कितनी यूनिट खरीदता था, 4 यूनिट, 2 रुपए में खरीदता था 3, 3 रुपए में 2, और 4 रुपए में 1 यूनिट, सॉरी 1 रुपए में 4 यूनिट वो खरीदता था। इसी बेसिस पे जो कर्व फॉर्म किया गया है ये क्या कहलाएगा, आपका डिमांड कर्व कहलाएगा। जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये देखिए, ये कहाँ से जा रहा है, आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या होगा, आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनता है। अब बात आती है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, तो ये आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल है। मतलब जब 4 रुपए कीमत थी तो कितना होता था, 1 और 2 यूनिट खरीदते थे तो 3 हो गया, 3 रुपए में 5 हो गया, फिर 2 रुपए में 7 हो गया, और 1 रुपए में 9 यूनिट। इस तरीके से हमने उसकी डिमांड शेड्यूल बना, डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली जब प्रेजेंट किया तो ये ग्राफ के द्वारा दिखाने जाने पे क्या बन गया, डिमांड कर्व बन गया। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन क्या होता है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो डिमांड फंक्शन में बेसिकली वही रिलेशनशिप दिखाई जाती है कि कितने फैक्टर्स के साथ डिमांड रिएक्ट करती है, मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या है, वही फैक्टर अफेक्टिंग जिसकी हमने बात की थी। तो कुछ इस फॉर्म से इसको दिखाया जाता है, जिसमें कि dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी x, F का मतलब होता है आपका फंक्शन, Px है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, Pr है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, Y का मतलब होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, G का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके साथ साथ आप और फैक्टर्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि फैशन वगैरह, ट्रेंड्स वगैरह, ये सब भी इसके अंदर जोड़े जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अब हम इसके बारे में समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट में। अब देखो, हमने ये पढ़ा था अभी आपसे कि डिमांड क्या है, बेसिकली ये दिखाता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी हमने यही पढ़ा था स्टार्टिंग में भी, डिमांड क्या दिखाता है हमें, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और उसके खुद की प्राइस के बीच में। और यहाँ पे एक चीज और लिखी जाती है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में डिफरेंस कैसे हुआ। हम ये तो जानते हैं, अगर कोई चीज 1 रुपए का कोई सामान दे रहा है तो मैं कितनी खरीद रही हूँ, 10 यूनिट खरीद रही हूँ, ठीक है। अगर वही चीज अगर मुझे 10 रुपए में मिलनी लगे तो क्या मैं अभी भी 10 यूनिट ही खरीदूंगी, नहीं, अब मैं क्या करूंगी, इससे कम खरीदूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 यूनिट खरीदना शुरू कर दिया। ये क्या है, आपका प्राइस जैसे ही यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है, डिमांड आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही क्या कहलाता है, आपका इनवर्स रिलेशनशिप कहलाता है। अब इसमें बोल रहा है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है, हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे, चाहे वो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर हो, चाहे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो, रिलेटेड गुड्स की प्राइस हो आपका, वो सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब उसमें हम ये मान के चलेंगे कि किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसी के साथ कहता है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि whenever quantity demanded increase and with the decrease, मतलब कि जब जब आपकी प्राइस इंक्रीज होती है, जब जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, या फिर आपकी प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेट इज इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप को देखा जाता है। और कर्व भी देखो आप कैसे ही बनेगा, वाई एक्सिस पे आपकी प्राइस रहती है तो एक्स एक्सिस पे आपकी
क्वांटिटी को शो किया जाता है। और जब इनके द्वारा जो कर्व बनता है वो ये है आपका, दैट इज डिमांड कर्व, जो कि क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। तो हमें लॉ ऑफ डिमांड का मतलब पता चल गया। लॉ ऑफ डिमांड मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स ऑन प्राइस। अब आते हैं कुछ एजम्पशन। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ अगर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस जरूर होती हैं। तो पहली एजम्पशन जो ये हमने कहा था, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट की वाली बात होगी यहाँ पे सब में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर की कांस्टेंट होगी, मतलब कि हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर के टेस्ट में, उसके प्रेफरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। कंज्यूमर के या बायर्स के इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा। उनके रिलेटेड गुड्स में, मतलब कि जैसे हमने फ्रूटी एंड स्लाइस की बात की, तो हमने ये देखा कि उसके प्राइस चेंज हो रहे थे, तो हम यहाँ मानेंगे कि उनके कोई प्राइस चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये सारी चीज होगी। और साथ हम ये भी देखेंगे कि कंज्यूमर कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा फ्यूचर को लेके। फ्यूचर को लेके मतलब है, हमने देखा है कुछ सालों पहले एक केस हुआ था, वो ऑनियंस वाला, प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कंज्यूमर सोच रहा था आज 10 रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, कल कहीं 500 का ना हो जाए, तो हम इसे स्टॉक कर लेते हैं। तो ये सारी एजम्पशंस यहाँ पे मैटर नहीं करती, हम इन सबको क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। अब आता है, अभी तक हम देख रहे थे कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये हमेशा नीचे को गिरता हुआ होता है। तो वजह क्या है, क्यों है आपका ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, अब इसको हमें समझना पड़ेगा। तो अगर बात की जाए क्यों हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो सबसे बड़ा फैक्टर है आपका इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब कि अगर हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है और डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से जो हमारा कर्व है वो हमेशा डाउनफॉल करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, और जिसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करते रहते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो कम होती जाती है। और अगर डिमांड से रिलेट करें, तो नीड अगर हमें कम होती जा रही है, हमारी वांट्स अगर सेटिस्फाई होती जा रही है, तो ऑफकोर्स हम डिमांड कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग नजर आता है। फिर आता है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि किस तरीके से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है जब आपकी रियल इनकम में चेंजेस होते हैं। और साथ ही साथ रियल इनकम चेंज होने की वजह से आपकी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग नजर आता है। तो जो मेन फैक्टर अभी हमने देखना है, पहले ये कि इनवर्स रिलेशनशिप, और फिर होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद आता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब दूसरे कमोडिटी की प्राइस में डिक्रीज होने लगती है, इसका मतलब है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो डिमांड कर्व है वो नीचे गिरता है। साइज ऑफ अ कंज्यूमर ग्रुप। अब होता क्या है, मान लीजिए अगर बहुत सारे कंज्यूमर एक साथ इकट्ठे होकर सामान खरीदने चले गए, तो क्या होता है, कब हो जाते हैं वो लोग, जब प्राइस फॉल होता है। लेकिन जब जब प्राइस फॉल होगा, जब जब कीमतें गिरेंगी, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका कर्व डाउनफॉल करना शुरू कर देगा। मतलब डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। अब देखिए, किसी भी लॉ को पढ़ते समय हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई लॉ कहीं भी सुटेबल है, कहीं काम कर रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। एक्सेप्शंस का मतलब है कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पे आपका लॉ काम नहीं करता होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है, तो एक्सेप्शन वही होंगे जहां पे आपके प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती होगी, इंक्रीज होती होगी। मतलब कि जब जब आपके कमोडिटी में प्राइस इंक्रीज होगी, तब तक आपकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। जब जब इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी, वो क्या होगा, आपका एक्सेप्शन का केस होता है। अब देखते हैं वो कौन कौन से केस। अब देखिए, इसका जो मेनली कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हम प्राइस दिखाते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और नीचे क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। अभी तक हमने जो देखा था वो देखा था कि कर्व आपका बेसिकली डाउनवर्ड होता है अगर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कर्व कैसा होगा, एक्सेप्शन के केस में अपवर्ड जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से आपका जो कर्व है वो बेसिकली दिखाई देता है, ठीक है। इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहला होता है आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपका प्रोफेसर वेबलिन ने, ठीक है। प्रोफेसर वेबलिन का कहना है कि कुछ ऐसी कमोडिटीज होती हैं जो कि लोग शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं। शो ऑफ करने का खरीदने का मतलब है कि वो लोग क्या करते हैं, जब प्राइस हाई होती है, जब बहुत ज्यादा कीमतें होती हैं,
उसी टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, कमोडिटी की परचेजिंग करते हैं। कमोडिटी की परचेजिंग करने से क्या होता है, उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली मतलब कि हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे प्राइस तो हाई हो ही रही है, मतलब कि प्राइस तो इंक्रीज हो ही रही है, साथ ही साथ हमारी जो डिमांड हो क्या है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और उसका रीजन क्या था, शो ऑफ करना कि यार उसके पास ये है, हमारे पास ये, हम दिखाएंगे कि हमने 1 करोड़ की ये चीज खरीदी या 2 करोड़ की खरीदी। अब इसमें कुछ जो आर्टिकल्स आते हैं, जो एग्जाम्पल आते हैं, वो क्या होते हैं, आपके प्रीशियस डायमंड होते हैं, और जो आपके इम्पोर्टेड वगैरह कार्स होती हैं वो होते हैं। क्योंकि अब देखो होता क्या है बेसिकली, अगर डायमंड की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो देखो मिडिल क्लास तो वैसे भी उसे अफोर्ड तो कर नहीं सकता, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही प्रीशियस होते हैं। प्रीशियस की बात हो रही है आपकी, जैसे कोहिनूर टाइप, ठीक है। अब उसे मिडिल क्लास से अफोर्ड कर नहीं सकता, तो कौन अफोर्ड करेगा, जो अपर क्लास होगी वो हमेशा इसे अफोर्ड करेगी। और जब ऐसा भी नहीं है कि जब कम हो जाए तब दिखाएगी देखो हमने इतना सस्ता खरीदा, वो लोग ऐसे बात नहीं करते, वो कहते यार हम तो इतने का खरीद के लाए हैं, दैट इज वो क्या करते हैं, हमें शो ऑफ करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये प्रीशियस मेटल आते हैं, आपके प्रीशियस डायमंड आते हैं। अगर इनकी प्राइस किसी कंडीशन से डिक्रीज भी हो जाती है, मतलब इनकी प्राइस डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो डिमांड भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होती है आपकी डिमांड, वजह ये है क्योंकि देखो मिडिल क्लास उसे अफोर्ड कर नहीं सकता, और अपर क्लास भी क्या है, उसका प्राइस जब डिक्रीज हो रहे तब नहीं खरीदता, क्योंकि शॉप फिर कैसे होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसीलिए देखो यहाँ पे गोल्ड वगैरह को नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक ऐसा मेटल है जिसके प्राइस जैसे ही डाउन होंगे लोग उसे परचेस करेंगे, ठीक है। उसकी प्राइस डाउन होती है, डिमांड इंक्रीज होती है, तो इसलिए यहाँ पे उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या आते हैं, कुछ ऐसे प्रीशियस एलिमेंट आते हैं, ऐसे प्रीशियस आइटम्स आते हैं जो कि सिर्फ अपर क्लास अफोर्ड करती है और सिर्फ इसलिए खरीदती है ताकि उसका शो ऑफ किया जा सके। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, आपका प्रोफेसर वेबलिन ने दिया था, जिसकी वजह से डिमांड का आपका अपवर्ड स्लोपिंग नजर आता है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका गिफन गुड्स का। अब देखो गिफन गुड्स क्या होते हैं, बहुत ही हाईली इंफीरियर गुड्स इनको कहा जाता है। हाईली इंफीरियर गुड्स का मतलब है कि ऑलरेडी इनके प्राइसेस क्या होते हैं, बाकी मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनसे कम होते हैं। मतलब कि होता क्या है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट होंगे, इन सब के प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, किससे, जो भी आपके गिफन गुड्स होंगे। मतलब कि अगर ये आपके गिफन गुड्स हैं तो इनकी प्राइस हमेशा क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि बाजरा हो गया आपका, ये सारे जो प्रोडक्ट हो रहे, मेज, बाजरा, ये सब क्या है आपके गिफन गुड्स में आते हैं। अब इनके साथ क्या होता है आपका कि अगर इनकी प्राइस में फॉल आता है, मतलब कि अगर इनकी प्राइस गिरती है तो लोग क्या करते हैं, इसको और खरीदना कम कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी क्वालिटी तो पहले से ही खराब होती है। और अगर फिर से इनकी प्राइस फॉल आ रहा है, इसका मतलब इनकी जो क्वालिटी है वो और ज्यादा कम होती जा रही है, इनकी क्वालिटी में और ज्यादा डिक्रीज आ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इस पे पैसा इन्वेस्ट करने की जगह कहाँ मूव कर जाते हैं, अदर कमोडिटीज में मूव करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर बाजरे वगैरह की कीमतें कम होती हैं तो लोग इसे अफोर्ड करना बंद कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उसकी क्वालिटी और ज्यादा डिक्रीज होती होगी। तो इसमें क्या किया जाता है, वो कंज्यूमर इंक्लूड होते हैं जो कि क्वालिटी को जज करते हैं उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब देखो होता क्या, हम देखे हैं कि कुछ अगर हमें कोई टी शर्ट लेनी है या कोई भी कपड़े हमें खरीदने हैं, तो जो लोग रोड साइड बैठे होंगे वो ऑफकोर्स आपको 200, 300, 400 तक में दे देंगे, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार सस्ता दे रहा है, दैट मीन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। वही चीज अगर हम मॉल में जाके देखते हैं, वो आपको 1000, 2000 की मिलती है, तो हम उसे परचेज कर लेते हैं। क्यों परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर होगी, उनकी प्राइस अच्छा है तो क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इस केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, इतना केस। अब आता है आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके डिमांड कर्व में कुछ मूवमेंट्स देखी जाती हैं। अब वो मूवमेंट कैसी देखी जाती हैं, देखो होता क्या है कि अगर आपका डिमांड कर्व कई बार क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है, तो कई बार आपका कर्व डाउनवर्ड मूव करता है। अब देखो कैसे समझने की कोशिश करते हैं, एक कर्व बनाते हैं, उससे हम इस केस को समझने की कोशिश करेंगे, और ताकि हमें क्लियर हो जाए द कॉन्सेप्ट इज। अब देखो क्या है, ये आपका एक कर्व बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ आपकी प्राइस हो गई, ठीक, इस तरफ वाई एक्सिस में, उधर हमने क्या दिखा दिया, आपका क्वांटिटी डिमांडेड दिखा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि जब मैं 4 यूनिट, ये आपकी 4 यूनिट है खरीद, 4 रुपीज प्राइस थी, तब मैं कितनी यूनिट कंज्यूम करूंगी उसकी बात यहाँ पे अब हम करेंगे।
तो लेते हैं, मान लीजिए कि अब मैं जो कमोडिटी खरीद रही हूँ 4 रुपए में मैं एक कमोडिटी खरीदा करती थी, ठीक है। ये मेरा कर्व बना, मतलब पहला ग्राफ ये बना कि 4 रुपए में मैं कितनी कमोडिटी खरीद रही थी, एक कमोडिटी खरीद रही थी। अब प्राइस डाउन हो रहा है, ठीक है, प्राइस डाउन हो रहे हैं, तो अब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 5, अब यहाँ हो रहा है आपका 2 रुपए, ठीक है। 2 रुपए में हम कितनी कमोडिटी, ऑफकोर्स ज्यादा ही कमोडिटी परचेज करेंगे, ठीक है। तो 2 रुपए में कितनी हो गई आपकी, ये मान लीजिए हो जाती है 3 यूनिट खरीद रहे हैं, और जैसे ही 1 रुपए होता है, अब इसकी यूनिट क्या हो गई आपकी, और ज्यादा हो गई, ठीक है। इस तरीके से कुछ कर्व बन के आपके सामने ऐसे आएगा। तो जब हम इसी डायग्राम पे आप कर्व अगर ड्रॉ करते हैं, तो कर्व कैसा रहेगा, कुछ इस पॉइंट को इस तरह से मिलाता हुआ निकलेगा, कुछ यूं, ठीक है। ऐसे क्या होगा, कुछ इस तरह से कुछ लाइन को मिलाता हुआ कर्व ड्रॉ होगा। अगर जो ये मेरा जो लाइन है, ये वाला पॉइंट, इसको अगर मैं इसको मिड पॉइंट सेट कर दूं, तो ऊपर की तरफ जितनी भी मेरी मूवमेंट होगी, अगर मैं यहाँ से बोलूं कि इस पॉइंट से लेकर अपवर्ड को मैं मूव करूंगी, तो ये होगा आपका क्या, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्यों होगा आपका ये कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज अगर मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, इसका मिड पॉइंट से बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट से अगर मैं अपवर्ड जा रही हूँ, तो ये जो क्वांटिटी है मेरी, वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, राइट। और वहीं अगर मैं बोलूं कि अब जो मेरा कर्व है वो क्या हो रहा है, मिड पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आएगा तो क्वांटिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। और हमें पता ही है कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में इंक्रीज आना, किसी चीज का बढ़ना, एंड कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, किसी चीज में कमी आना। इसका मतलब हमने ये निकाल लिया, आपका ये इसका ओवरऑल मीनिंग हो गया कि जब भी कर्व आपका अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, राइट। अपवर्ड अगर जाता है कहां से, मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और नीचे की तरफ अगर आपका कर्व आता है तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा, ठीक है। ये होता है मेन आपका जो पॉइंट है, इसकी की बात हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से, मतलब कि इसमें क्या हो रहा था, प्राइस चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी डिमांड भी क्या हुई थी, कभी बढ़ती थी तो कभी कम होती थी। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ क्या देखा अभी हमने कि प्राइस पहले जितनी भी थी, प्राइस अगर आपकी 4 रुपए थी, और 4 रुपए के बाद घट के अगर वो हो जाती है आपकी 3 रुपए, मतलब कि प्राइस यहाँ पे क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो डिक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी यहाँ से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही अगर और ज्यादा प्राइस डिक्रीज हुई, तो क्वांटिटी क्या हो गई, और ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अगर हम इस तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ, मतलब कि क्या होगा, क्वांटिटी कम होती जाती है, और इधर क्या होती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन का, और इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि इधर से, इस पॉइंट से, ये वाला जो मिड पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का मतलब है हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो इधर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को पीछे ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या होगी, क्वांटिटी कम हो गई, तो ये कहलाया कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ से जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्या कहलाया आपका, एक्सटेंशन। ये पूरा कर्व आपका मेन होता है, और इसमें जो मूवमेंट बेसिकली देखी जाती है वो कैसी होती है, आपकी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें देखी जाती है। इसीलिए आपका जो कर्व है, इसमें दो सिचुएशन एक्सटेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन की होती है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, ये एक्सटेंशन कहलाएगा। ये तो बात हो गई आपकी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में जो शिफ्टमेंट हो रही है, अब शिफ्टमेंट कैसी होती है, एक जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह जाता है। इसमें जो बेसिक एजम्पशन होती है कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं होता, पर अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो फैक्टर लेके चलेंगे, इनकम, इनकम मान लेते हैं हम, जो फैक्टर है हमारा वो क्या है, आपका इनकम है, मतलब कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और कंज्यूमर की इनकम क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरी इनकम पहले 1000 रुपए थी, ठीक है, ये क्या थी, मेरी इनकम थी, और कौन सी थी, पास्ट की, मतलब पहले थी, ठीक। अब मेरी इनकम हो जाती है आपकी 50,000, ठीक है, मतलब कि इनकम मेरी क्या हो गई है, आपकी इंक्रीज हुई है। इनकम मेरी क्या हो गई है, आपकी इंक्रीज हो गई। जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं जो मेरी डिमांड होगी किसी भी कमोडिटी की, जो मैं डिमांड करती होंगी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
वैसे ही मैं बोलूँ कि अगर मेरी 1000 रुपए इनकम हुआ करती थी पहले, ठीक है, ये हो गई मेरी इनकम हो गई पहले की, और अब जो मेरी इनकम है वो सिर्फ 500 रुपए है, ठीक है, मतलब ये करंट इनकम है मेरी, राइट। तो अब क्या होगा, मेरी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, मेरी डिमांड पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी चीजें पहले मैं कंज्यूम कर लिया करती थी अब वो क्या होगी, कम होगी। तो इसी चीज को यहाँ पे अब हम शो करेंगे, ठीक है। और शो कैसे करेंगे, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज, अब देखो इनकम इंक्रीज हुई है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन पहले अगर मैं 10 यूनिट खरीदती थी तो अब कितनी खरीदूंगी, 20 यूनिट, मतलब क्वांटिटी चेंज, तो कर्व भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, ये कहाँ जाएगा आपका, राइट हैंड साइड जाएगा। वैसे ही अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे डिक्रीज की। अब क्या हुआ, ये मेरी इनकम कम हुई, तो जब मैं 20 यूनिट खरीदती तो अब कितनी खरीदूंगी, 10 यूनिट खरीदूंगी, तो कर्व क्या होगा, डिक्रीज होगा तो किस साइड मूव करेगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या करेगा, ये आपका मूव करेगा। ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज को हम कहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड, ठीक है, इंक्रीज वाला कर्व क्या कहलाता है आपका, फॉरवर्ड, और डिक्रीज वाला कर्व क्या कहलाता है आपका, बैकवर्ड, राइट। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में जो बात याद रखनी है वो क्या रखनी है, कि प्राइस जो है आपकी कमोडिटी की वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि प्राइस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज किस में होगा, आपका अदर फैक्टर्स में। तो जितने भी अभी हम पढ़ रहे थे कि फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं आपके, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, फैशन हो गया, ट्रेंड्स हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गई, इन सब की वजह से क्या करेगी, आपकी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट करता है और बैकवर्ड शिफ्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब देखो मूवमेंट अराउंड डिमांड का और शिफ्ट इन डिमांड का में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मूवमेंट अराउंड वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें प्राइस चेंज हो रही थी, प्राइस कम हो रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन शिफ्ट में क्या होता है, प्राइस आपकी कांस्टेंट होती है, ये बात याद रखना है। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड की, अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कहला रही थी आपकी प्राइस डिमांड, जो अब हम देख रहे हैं वो है क्या है, आपकी इनकम डिमांड, ठीक है। इनकम डिमांड क्या होती है, बेसिकली किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड का जब रिलेशनशिप हम इनकम के साथ निकालते हैं, मतलब इनकम बढ़ रही है तो कैसे इफेक्ट करेगा, या इनकम कम हो रही है तो क्या इफेक्ट आएगा, वो आपका इनकम डिमांड कहलाता है। जो भी हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें आती हैं आपकी इनकम डिमांड के अंदर। तो इसमें अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं, तो इनकम डिमांड रिलेट्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज that will be bought by the consumers at various level of income in a given period of a time। अब देखो इसमें क्या होता है, कितना कंज्यूमर परचेज करता है अपनी इनकम से, इनकम बढ़ रही है तो कितना परचेज कर रहा है, या इनकम डिक्रीज हो रही है तो क्या परचेजिंग हो रही है, ये आपका इसके अंदर आ जाता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इसमें क्या कॉन्सेप्ट कांस्टेंट होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात नहीं होती, रिलेटेड गुड्स की बात नहीं होती, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की भी बात नहीं होती। तो यहाँ पे देखा जाता है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हुई तो डिमांड कम हो गई, ये होती है आपकी इनकम डिमांड। इसके बाद आती है आपकी क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट होता है, मतलब कि वो इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज कर जाती है, वो कहलाता है आपका क्रॉस डिमांड, ठीक है। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं आपके, सब्स्टिट्यूट गुड्स के और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं कि जब किसी वन कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज होता है तो उसका रिजल्ट ये आता है कि उस दूसरे प्रोडक्ट की मतलब डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि यहाँ देखो, अगर टी 5 रुपए की मिलती थी और कॉफी भी किसी दुकान पे 5 रुपए की ही मिला करती थी, तो क्या होगा, जैसे ही टी की कीमत 5 रुपए से 15 रुपए हो जाएगी तो लोग इसे खरीदना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इसलिए कि हम क्या खरीदेंगे, हम कॉफी खरीदेंगे। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ अ टी इंक्रीज हुई तो कॉफी भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड स्पेशली। फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि अगर कार एंड पेट्रोल एक की भी कीमत अगर बढ़ती है, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज होती है, तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है।
इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग ग्राफिकल तौर पे देखने की कोशिश करें तो सब्स्टिट्यूट गुड कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ऊपर की तरफ मूव करता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डिक्रीजिंग फॉर्म पे शो करता है। ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखने होते हैं। तो आज की क्लास में जो हमने अभी डिस्कस किया है वो क्या क्या टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं आपके। डिमांड का मीनिंग हमने पढ़ा, ठीक है, डिमांड शेड्यूल हमने देखा, डिमांड कर्व हमने देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा, देन उसके assumption देखे, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड देखा, एक्सेप्शंस की बात की कि कहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ये भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि आपकी कितने टाइप ऑफ डिमांड होती है, इनकम डिमांड होती है आपकी, देन क्रॉस डिमांड होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, देन हमने देखा कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। देखिए डिमांड से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मतलब कि फिफ्थ क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जिससे कि आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट 60% पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके होंगे। देन आएगा आपका इंडिफरेंस कर्व, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका बेसिकली इनकम इफेक्ट ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए। थैंक यू।